Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter cash flow statement. Previous chapter हम कर रहे थे रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के डिफरेंट मेथड है. तो एक नया मेथड आता है हमारे पास, एक डिफरेंट मेथड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे 3 वर्ड है हमारे पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट. मीन्स आपको एक स्टेटमेंट तैयार करनी है जिसमें हमें कैश का फ्लो चेक करना है. अब कैश का फ्लो इन द सेंस इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब आपके पास कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है, मतलब कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है. ये चीज़ तो हम ऑलरेडी कैश बुक में भी चेक कर चुके हैं. जब हम कैश बुक बनाते थे 11th क्लास के अंदर, हमने जो टॉपिक पढ़ा कैश बुक, तो उसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट थे कैश बुक के, एक रिसीट कॉलम और एक पेमेंट वाला कॉलम. तो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर भी यही चीज़ आती थी कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है. सेम इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी हम इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक में फिर डिफरेंस क्या हुआ? कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है, कैश बुक के अंदर हम ये देखते थे कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है. तो 3 एक्टिविटी होती है हमारे पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये 3 ऐसी एक्टिविटी हैं जहाँ से हमारे पास कैश का इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपके पास कैश आ भी सकता है, जा भी सकता है, और इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी आपके पास कैश आ भी सकता है और जा भी सकता है. सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी आपके पास कैश आ भी सकता है और जा भी सकता है. अब प्रॉब्लम यह आती है कि ऐसी कौन सी आइटम है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कवर होती हैं, कौन सी आइटम्स इन्वेस्टिंग के अंदर कवर होती हैं और कौन सी आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कवर होती हैं. तो मेनली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो रिलेटेड है फिक्स एसेट से, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी रिलेटेड है फिक्स्ड लायबिलिटी से एंड कैपिटल से, जिससे हम शेयर कैपिटल भी ले लेते हैं. तो देखो ये दोनों पार्ट हैं बैलेंस शीट के. अब बैलेंस शीट में हमारे पास करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी भी आती हैं. वो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग का ही पार्ट बन जाती हैं. जो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी है उसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं. एक्चुअल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस है वो है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको जो इनफ्लो और आउटफ्लो बताती है वो दिखाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, और इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग बताती है फिक्स एसेट और फिक्स लायबिलिटी. तो देखो ये बैलेंस शीट का पार्ट हो गया और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट, और ये दोनों हम अगर इसको एनालाइज करते तो ये क्या हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक डिफरेंट मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज हुए. एक्चुअल में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इन्वेस्टिंग एसेट साइड से एंड फाइनेंसिंग लायबिलिटी साइड से. तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट है. तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो रिलेटेड है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जहाँ से भी आपके पास कैश आ रहा है और जा रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल रेंट आपने पे किया तो वो आपका आउटफ्लो हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया. डेटर से हमें पैसा कलेक्ट हो गया, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, आपने कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, वो सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है. मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी आइटम है वो सब आप कहाँ पे लिख देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर. इसके अंदर हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन है. अब देखो डेप्रिसिएशन है, इससे आपका कैश ना तो कहीं जाता है और ना ही कैश हमारे पास आता है. डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्चुअल में लॉस है, लेकिन हमारा पैसा कहीं नहीं जाता, आपके पास ये कैश का आउटफ्लो नहीं होता. तो डेप्रिसिएशन आपकी नॉन कैश आइटम हो जाती है. डेप्रिसिएशन एक्चुअल में हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. जब हम फॉर्मेट करेंगे तो वहाँ हमें अच्छे से पता लग जाएगा. इसी तरीके से बैड डेट्स भी हमारे क्या हैं, बैड डेट्स से भी हमारे पास से पैसा कहीं नहीं जाता. बैड डेट्स मतलब आपका पैसा डूब गया, ये भी आपके लिए लॉस हो गया, तो ये भी आपकी नॉन कैश आइटम होगी. हालांकि बैड डेट्स आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आप एक्सपेंसेस पे करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है. और कोई अगर आप इनकम रिसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने गुड सेल करी कैश में, या आपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट कर लिया,
वो सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है? फिक्स एसेट से। तो मीन्स फिक्स एसेट को अगर आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं, फिक्स एसेट को अगर आप परचेज या सेल करते हैं तो वो आपका कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट सेल कर दी, तो सेल करने से पैसा आ गया तो वो इनफ्लो हो गया, और अगर कोई एसेट परचेज कर ली तो पैसा चला गया, वो आउटफ्लो हो गया। तो फिक्स एसेट्स अगर आप कोई भी परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज की, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, अगर आपने कोई भी ऐसी एसेट्स परचेज की हैं या सेल की हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपने गुडविल परचेज किया, वो भी आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है, देखो आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, और अगर आपको कोई इनकम हो जाती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये सब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कमीशन रिसीव्ड आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको सेल और कमीशन रिसीव दिया हुआ है वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, और सेल को छोड़ के कोई भी इनकम अगर आपको रिसीव होती है तो वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। मतलब हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके बदले में हमें रेंट मिला, हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था शेयर्स में, तो डिविडेंड मिल गया। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उसको सेल कर दिया, कोई इनकम होगी, या कोई इंटरेस्ट आ जाता है, बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट आ गया, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और थर्ड एक्टिविटी आती है हमारे पास फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो, फाइनेंस, देखो नेम से रिलेटेड होता है कि फाइनेंस, और ये किससे रिलेटेड है? लायबिलिटी से। मीन्स आपके पास पैसा कहाँ से इकट्ठा होता है, जिस भी सोर्सेज आपके पैसे इकट्ठा होता है वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फॉर एग्जांपल आपने शेयर इशू कर दिए, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन, तो ये सब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और इसी तरीके से अगर आपने डिबेंचर रिडीम कर दिए, इशू शेयर्स रिडीम कर दिए, और लोन आपने रिपे कर दिया, तो इससे आपका कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, लेकिन ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और इनके ऊपर जो आप एक्सपेंस पे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिविडेंड पे कर दिया, और अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो वो भी आपका क्या हो गया? फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया। अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है, उसके लिए जो इंटरेस्ट पे किया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंटरेस्ट पे किया है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर किसी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंटरेस्ट पे किया है तो वो उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। तो मेनली हमारे पास तीन एक्टिविटी आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड है फिक्स एसेट से, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटेड है फिक्स लायबिलिटी से। तो जो आपके फर्स्ट 5 सम्स हैं उनके अंदर हमें अच्छे से दिया हुआ है कि कौन सी एक्टिविटीज़ में कौन सी आइटम्स आती हैं। फॉर्मेट के अंदर भी हमें ये चीज़ गिवन है। तो 5 सम्स के थ्रू तो हमें ये पता लगता है कि जो आइटम हमें गिवन है वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। सेकेंडली उसके अंदर हमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिया हुआ है। 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कोई भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है तो ये हमारा पैसा चला गया। देखो एक्चुअल में कैश आपके पास से चला गया और वो बैंक में चला गया, तो कैश जा भी रहा है और बैंक में आ भी रहा है, तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है। सेकेंडली हमें यही तो चेक करना था कि आपके पास लास्ट ईयर कितना कैश था। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 50,000 कैश है और अब आपके पास कैश हो गया 40,000, तो 10,000 आपका कैश कहाँ गया? वो इन तीनों एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं गया होगा, वही हमें चेक करना होता है। तो इसलिए आपने कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें इग्नोर कर देनी है। ये कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, इसे हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आगे हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 फॉर्मेट होते हैं। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि आप बिजनेस की जो ऑपरेटिंग इनकम है उसको लें और बिजनेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दें। ऑपरेटिंग इनकम से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। एक्चुअल में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेकिन जो बैलेंस शीट दी होती है उसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो हम डायरेक्ट मेथड की बजाय इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट मेथड करें या इनडायरेक्ट मेथड करें।
आप इनडायरेक्ट मेथड से भी सम कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट गिवन होता है वो प्रॉफिट हमें दिया होता है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। इसीलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम 3 चीज़ें इसके अंदर प्लस कर देते हैं। एक करते हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जो आपको प्रॉफिट दिया होगा उसके अंदर हम जनरल रिजर्व प्लस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड करंट प्रीवियस ईयर का, ये हम जब आगे सम करेंगे तब सीखेंगे कि कौन सा डिविडेंड किस तरीके से प्लस करना है। जो डिविडेंड है वो प्लस कर देना है। और थर्ड हम टैक्स प्लस कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड इन द सेंस जो प्रोविज़न आपने बनाया है करंट ईयर का। तो करंट ईयर का जो टैक्स है वो हम इसके अंदर प्लस कर देते हैं। और इनकम टैक्स रिफंड अगर आपको कोई दिया हुआ है तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको ये चीज़ वर्किंग नोट में ही करके दिखानी है। यहाँ आप नंबर 1 लिखा देंगे, नंबर 1, और यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। और इस तरीके से ये 3 चीज़ें प्लस करके और माइनस रिफंड है वो इनकम टैक्स का रिफंड माइनस करके जो टैक्स आएगा आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हमने इस कॉलम में लिख देना है। कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ प्लस कर दें। आपको नहीं करना, ये हमारे फॉर्मेट का पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये जो चाहिए है सब जो 3 आइटम दी हुई है, जनरल रिजर्व, डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्स, 3 चीज़ें प्लस करके और जो रिफंड अगर दिया हुआ माइनस करके आपको यहाँ अमाउंट लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स आप प्लस कर देते हैं कुछ आइटम्स, और कुछ आइटम हम माइनस कर देते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें प्लस की जाती है और माइनस की जाती हैं? एक्चुअल में देखो, नेट प्रॉफिट से जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देते हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और हमें चाहिए भी था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर जो आइटम ट्रीट हुई वो वही आइटम ट्रीट हुई जो नॉन ऑपरेटिंग थी। कैश और नॉन कैश दोनों आइटम ट्रीट हुई, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कुछ आइटम ऐसी भी होती हैं जो नॉन कैश आइटम है। तो हमें सिर्फ कैश आइटम लेनी है, मतलब आपको कैश आइटम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर इसलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग है वो भी प्लस कर देते हैं, मतलब नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम इसके अंदर प्लस कर देते हैं। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे चैरिटी, डोनेशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एक्चुअली में होते हैं, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड हम ऑलरेडी यहाँ ले चुके थे तो इसलिए दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये सब हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मतलब आपकी सेल को छोड़ के जो भी इनकम है वो सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो माइनस कर देंगे। और नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये सब चीज़ें यहाँ प्लस कर देंगे। आपको ये चीज़ें यहाँ प्लस नहीं करनी है, ध्यान रखना है। यहाँ जो आइटम्स आएंगे वो यहीं प्लस करनी है, जो आइटम यहाँ प्लस करनी है वो यहीं प्लस करनी है। तो ये सब चीज़ें हमें बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वहाँ अच्छे से दी हुई है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है। आपको सिंपल आइटम्स याद करनी है, कौन कौन सी प्लस होंगी और कौन कौन सी माइनस होंगी। तो बुक के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें अच्छे से दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन। उस बुक फॉर्मेट के अंदर हमें सब चीज़ें इकट्ठी दी हुई हैं, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको अलग अलग तरीके से भी पता होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते तो बुक में जो आइटम्स दी हुई हैं वो अच्छे से याद कर लें। इन सभी को ट्रीट करने के बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का भी इफेक्ट हमें यहाँ लेना पड़ता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है वो क्या है? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रही है लास्ट ईयर से तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं, करंट एसेट्स अगर कम हो रही है तो प्लस कर देते हैं, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो प्लस कर देते हैं, करंट लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर आपके लास्ट ईयर 20,000 थे, अब आपके क्रेडिटर हो गए 15,000। इसका मतलब 5,000 की आपने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने से आपका कैश चला गया तो इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से ये सब इसके अपोजिट हो जाते हैं। करंट एसेट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन है, मतलब करंट एसेट बढ़ेंगी तो माइनस
करंट एसेट कम हो जाएंगी तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी तो प्लस, और करंट लायबिलिटी कम होंगी तो माइनस, इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो इनको ट्रीट करने के बाद आपके पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इसके अंदर से हम इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं, इनकम टैक्स पेड, पेड इन द सेंस लास्ट ईयर का, जो आपने लास्ट ईयर का प्रोविज़न बनाया था इनकम टैक्स का वो पे कर देते हैं। अगर आपने पे कर रखा है ठीक है, नहीं पे कर रखा तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर का जो टैक्स आपने पे कर दिया, तो पे करने के पास आपके पास आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम आएगा, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमें 4 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, पहला जो आपका पॉइंट है नेट प्रॉफिट। सेकंड जो स्टेप आता है आपका एडजस्टमेंट्स, तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट प्लस होंगी माइनस से बुक के फॉर्मेट में अच्छे से दी हुई हैं, अदरवाइज आप यहाँ से याद रख ले, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, और नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हम प्लस कर देंगे। और इनको प्लस करने के बाद आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल का स्टेप नंबर 3, तो आपके पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, तो ये माइनस करने के बाद ये 4th स्टेप है, तो हमारे पास आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अभी हम आज की क्लास के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही फॉर्मेट करेंगे, और इस फॉर्मेट से रिलेटेड जो सिंपल सम है आपके वो सब आपको फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सम करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कवर करेंगे, उसके बाद जाके हमारे पास पूरा सम आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है। इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके सम्स हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे।